Hello, my friends. Welcome to ADA 24/7 Regulatory Bodies and SO channel. I'm your mentor Veer and I'm here with a very important session for all the regulatory and banking aspirants. जी हाँ दोस्तों, एक वेबसाइट जिसकी कवरेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी बैंक एग्जामिनेशन, किसी भी अगर हम बात करें रेगुलेटरी एग्जामिनेशन में, तो वो होती है आरबीआई की वेबसाइट। तो उसकी कंप्लीट कवरेज, मंथली कवरेज इस सेशन में मैं आपको देने वाला हूँ। आज हम कवर करेंगे जनवरी के कंप्लीट आरबीआई वेबसाइट की कवरेज, बी इट नोटिफिकेशन, बी इट सर्कुलर्स, बी इट प्रेस रिलीजेस और बी इट एनी रिपोर्ट। तो दोस्तों, जितना कंसाइज मैनर में हो सकता है मैं आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा, जितना आपको समझाने में इजी रहेगा वो मैं यहाँ पे आपको कंप्लीट कवरेज प्रोवाइड करूंगा। एग्जाम रिलेटेड कंटेंट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है, एंड तक बने रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि आपको बहुत सारा कंटेंट फॉर फ्री मिलता है। और फ्री कंटेंट अगर आपको ये मंथली कवरेज चाहिए तो ऐप के ऊपर मेरा ग्रुप है फाइनेंस बाय वीर सर, कम्युनिटी सेक्शन में आप जाओगे तो मिल जाएगा। तो वो मेरा ग्रुप है, नहीं तो मेरे नाम से आपको टेलीग्राम ग्रुप भी मिल जाएंगे, आप उसमें ये फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने ये फाइल डाल दी, अगर आप चेकआउट करना चाहते हो तो कर सकते हो। ठीक है, फाइल कौन सी, ये जो मंथली कंपाइलेशन है। तो चलिए मैं आपको इसका डेमो भी दे देता हूँ। ठीक है, वैसे तो हम आरबीआई वेबसाइट को डायरेक्टली आरबीआई वेबसाइट से ही कवर करेंगे। ठीक है, हर न्यूज़, हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, लेकिन ये वो फाइल है जो आपका मंथली कंपाइलेशन है जनवरी 2005 का। पहले इसमें हमारे नोटिफिकेशंस एंड सर्कुलर्स हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारी रिपोर्ट्स हैं, प्रेस रिलीजेस हैं, जो भी हमारा मंथली डाटा है वो सारा इसके अंदर मैंने आपको कवर कराया हुआ है, ऑलमोस्ट 21 पेजेस का कंसाइज मैनर में। ठीक है, और अगर आप मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जुड़ना चाहते हैं तो ये वो ग्रुप्स हैं, इनको आप क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आ जाते हैं वेबसाइट पर। तो आज चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, फिर नोटिफिकेशन से, पहले नोटिफिकेशन से स्टार्ट करेंगे, जनवरी मंथ में चलते हैं। ठीक है, सबसे पहला पार्टिसिपेशन ऑफ नाफेड एज एन ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन फाइनेंशियल मार्केट। देखिए, नाफेड एक रिसेंटली ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो यहाँ पे एंट्री ली है उसने। ठीक है, इट इज़ टू बूस्ट अप द इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री। तो ये एज ए पार्टिसिपेंट के तौर पे क्या कंसीडर किया जाएगा, तो आरबीआई ने उसके रिगार्डिंग क्लैरिटी दे दी है कि इट वुड बी अ ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कि ऐसे एआईएफआई के तौर पे, जैसे नाबार्ड है, एग्जिम है, सिडबी है, एनएचबी है, उन्हीं की तरह ये भी एक एआईएफआई के तौर पे यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट में पार्टिसिपेट करेगा, और जो रेगुलेशंस नाबार्ड वगैरह पे लगती हैं वो सारी रेगुलेशंस इस पे भी लागू होंगी। तो छोटा सा सर्कुलर है, दैट्स इट। नेक्स्ट आते हैं, फॉर्मेशन ऑफ न्यू डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट ऑफ नागालैंड। आप लोगों को पता है, लीड बैंक स्कीम के अंदर जब भी कोई नई डिस्ट्रिक्ट बनती है तो उसमें एक बैंक को एज ए लीड बैंक के तौर पर अपॉइंट किया जाता है टू एंश्योर द क्रेडिट फ्लो एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे कोई नई डिस्ट्रिक्ट बनी, आगे अकॉर्डिंगली एक यहाँ पे बैंक को अपॉइंट कर दिया गया। तो ये लीड डिस्ट्रिक्ट जो है स्टेट ऑफ नागालैंड में बनाई गई है। चलो छोटा सा बता देता हूँ, वैसे ये न्यूज़ जो है एग्जाम से जस्ट पहले हो तो देखना, वरना जरूरत नहीं है। ठीक है, इस तरह की न्यूज़, जैसे मेलूरी न्यू डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे क्रिएट हुई है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को यहाँ पे लीड बैंक की रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है। देन स्टेटस ऑफ March 30, 2025 फॉर गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन थ्रू इंटीग्रेशन विद ई कुबेर प्लेटफॉर्म। आई थिंक जो 30 मार्च है वो संडे है, तो यहाँ पे क्या है वो वर्किंग रहेगा। ठीक है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग रहेगी, तो इस वजह से यहाँ पे बोला गया है कि जो हमारा 30th को जो गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन्स के लिए जो हमारा वर्किंग है वो यहाँ पे ऑन रहेगी, मतलब छुट्टी नहीं रहेगी। 31st फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग है। नेक्स्ट आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्कुलर पे, विच इज नॉट सर्कुलर, मास्टर डायरेक्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्टिंग डायरेक्शंस 2025। थोड़ी सी लेंथी डायरेक्शन है, जरा एक एक करके डिस्कशन करेंगे, मैं डायरेक्टली यहीं से बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्या है कि देखिए, जितने भी हमारे क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस हैं उनको, हमारी जितनी भी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज हैं, बेसिकली 4 क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज हैं, कौन कौन सी हैं कमेंट सेक्शन में एक बार बताना। उन चारों पे बेसिकली रजिस्ट्रेशन लेना होगा उनसे। ठीक है, एक लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा। लाइसेंस की जो फीस है, एनुअल फीस जो है वो मतलब एप्लीकेशन फीस जो है वो 10,000 है। देन एनुअल ये मेंबरशिप जो है यहाँ पे रिन्यू की जाती है। ठीक है, तो वो उसकी जो फीस है वो 5,000 है। ठीक है, तो आपको पहले जो है हर सीआईसी से आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उससे एक मेंबरशिप लेनी होगी। ठीक है, देन तो दिस इज अबाउट द मेंबरशिप। देन आपको जो है क्रेडिट इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करनी होगी। क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस लाइक बैंक वगैरह जो भी हैं यहाँ पे, वो अपनी क्रेडिट कस्टमर्स की क्रेडिट इन्फॉर्मेशन सीआईसीज के साथ शेयर करेंगे एवरी फोर्टनाइट बेसिस पे, और सीआईसी उसको अपडेट करेगा विद इन अ पीरियड ऑफ 7 days। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और भी एस्पेक्ट्स हैं। ठीक है, जो डाटा शेयरिंग है उसके रिगार्डिंग फॉर्मेट बताए हुए हैं कि जो क्रेडिट इंस्टीट्यूशन सीआईसी के साथ जो डाटा शेयर करेंगे वो फॉर्मेट में होगा, 3 कैटेगरीज में होगा, कंज्यूमर, माइक्रो फाइनेंस एंड देयर इज वन मोर, जल्दी से बताता हूँ। जैसे ये मैंने बोला यूनिफॉर्म क्रेडिट रिपोर्टिंग फॉर्मेट, 3 फॉर्मेट होंगे। ठीक है, फॉर्मेट मतलब एक जैसे किस वे में आप रिपोर्ट्स डाटा जो है वो शेयर करेंगे, तो 3 फॉर्मेट होंगे यहाँ पे, कंज्यूमर, कमर्शियल एंड माइक्रो फाइनेंस, तीनों कैटेगरी के लिए एक फॉर्मेट है।
और उसके अकॉर्डिंग आप डाटा शेयर करेंगे CICs के साथ, ठीक है। देन यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है, एक टेक्निकल वर्किंग ग्रुप होगा, ठीक है। टेक्निकल वर्किंग ग्रुप के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, ये क्या होगा, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस ऑन टेक्निकल वर्किंग ग्रुप इन ऑर्डर टू इंस्टीट्यूशनलाइज अ continuing mechanism for reviewing and making changes wherever necessary in the data formats, a TWG shall be formed। इनका फंक्शन क्या होगा कि जो डाटा रिपोर्टिंग के जो फॉर्मेट्स हैं उनको इम्प्रूव करना, ठीक है। जो भी मतलब आपको यहाँ पे जो लगता है कि डाटा शेयरिंग से रिलेटेड, डाटा अपडेशन से रिलेटेड जो भी इनको बेटर लगता है कि कैसे हम इसको और भी बेहतर, और भी ट्रांसपेरेंट, और भी एफिशिएंट बना सकते हैं, उसके रिगार्डिंग जो है वो सारी रिकमेंडेशन जो है वो TWG रिकमेंड करेगा टू दी RBI, ठीक है। इसके मेंबर्स कौन कौन होंगे, इसके मेंबर्स पब्लिक सेक्टर बैंक्स के रिप्रेजेंटेटिव, फॉरेन बैंक्स के रिप्रेजेंटेटिव, मतलब बेसिकली बैंकिंग सेक्टर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे होंगे, ठीक है। इंडियन बैंक एसोसिएशन, AIFIA के मेंबर्स, ठीक है। तो एक टेक्निकल वर्किंग ग्रुप होगा फ्रॉम दी मेंबर्स, ठीक है। और इस टेक्निकल वर्किंग ग्रुप को असिस्ट करने के लिए एक सब टेक्निकल वर्किंग ग्रुप भी होगा जो कि पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स को डील करेगा, ठीक है। सो दिस इज अबाउट दिस। देन हम आ जाते हैं कस्टमर सर्विसेज एंड ग्रीवेंस रिड्रेसल। सपोज किसी कस्टमर का है कोई ग्रीवेंसेस है, तो उसके लिए जो हमारी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज हैं उनको इंटरनल ओम्बुड्समैन अपॉइंट करने होंगे, ठीक है। मोर ओवर जो RBI की इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम है उसके थ्रू भी कस्टमर्स ग्रीवेंसेस मतलब रिड्रेस करा सकते हैं, वो भी यहाँ पे कवर्ड अप होगा। और यहाँ पे एक और चीज़ बताई गई है कि अगर मतलब कस्टमर सपोज कोई डिसीजन लिया गया है और CIC उसको इम्प्लीमेंट नहीं करता है, तो कस्टमर को पर डे बेसिस पे 100 रुपीज़ एज ए फाइन वो पे करेगा कस्टमर को, जो CIC है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स यहाँ पे इस तरह के बताए हुए हैं, ठीक है। तो ये पूरा सर्कुलर है। इस सर्कुलर की अगर मैं आपको डिटेल्स बताऊं तो यही थी सारी मेजरली डिटेल। सबसे पहले मेंबरशिप के बारे में था, ठीक है। फिर क्रेडिट रिपोर्टिंग के बारे में मैंने बताया कि जो क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस हैं वो 14 दिन के अंदर डाटा शेयर करेंगे विद CIC, देन विद इन द नेक्स्ट 7 डेज वो उसको अपडेट करेंगे। कोई भी डिस्क्रिपेंसी होगी तो उसको इमीडिएटली रिजॉल्व करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। हाँ, एक और है यहाँ पे एक आई थिंक इंडेक्स के बारे में और बात की हुई थी, डाटा क्वालिटी इंडेक्स। तो एक डाटा क्वालिटी इंडेक्स भी यहाँ पे क्रिएट किया जाएगा, बेसिकली टू चेक जो डाटा हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी है, जो डाटा यहाँ पे हम डिसमिनेट कर रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी है। तो जैसे अगर आपको पेमेंट सिस्टम में बेसिकली आपको डेवलपमेंट देखना होता है तो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स है, फाइनेंशियल इंक्लूजन में इंप्रूवमेंट देखना होता है तो आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स है। उसी तरह इस डोमेन में अगर आपको क्वालिटी में इंप्रूवमेंट देखना है तो आप कैसे देखोगे, तो उसके रिगार्डिंग ये डाटा क्वालिटी इंडेक्स है जो यहाँ पे जनरेट किया जाएगा, उसका एक बेस ईयर ले जाएगा, उसके रेफरेंस में जो है इंप्रूवमेंट्स देखे जाएंगे, ठीक है। सो दैट इज द थिंग। तो ये सारे सर्कुलर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे दोस्तों, आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। तो नेक्स्ट सर्कुलर की तरफ आते हैं, ठीक है। एग्जाम रिलेवेंट इतना ही है, इससे ज़्यादा की जरूरत नहीं है। जो मेन फैक्ट्स थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए, ठीक है। मास्टर डायरेक्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नॉन रेजिडेंट इन्वेस्टमेंट्स इन डेट इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। बेसिकली ये जो सर्कुलर है ये बताता है कि फेमा एक्ट के अंदर जो बाहर के लोग हैं वो अगर इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है, डेट इंस्ट्रूमेंट्स में, डेट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात हो रही है, इक्विटी के बारे में बात नहीं हो रही। तो यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, इस तरह के जो बेसिकली जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनमें अगर वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनके पास क्या क्या रूट्स हैं। तो यहाँ पे इस सर्कुलर में बताया गया है देयर आर टोटल ऑफ 3 रूट्स, ठीक है, पहले से ही है। एक होता है, एक एक करके बात करते हैं, एक होता है जनरल रूट, ठीक है। जनरल रूट के अंदर क्या होता है कि आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज़ में, मतलब FPI जो है, जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं FPI रूट के थ्रू जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो जनरल रूट के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जनरल रूट के अंदर क्या होता है, एक लिमिट होती है, ठीक है। FPI अगर कोई है तो एक मतलब टोटल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का टाइप ऑफ सिक्योरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं तो उसका एक मैक्सिमम कैपिंग है कि 6% तक ही इन्वेस्टमेंट आ सकता है। टोटल का 6% FPI के लिए अलॉटेड है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, तो वहाँ पर लिमिटेशन आ जाती है। उसी तरह अगर स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की अगर हम देखें तो लिमिट कितनी है, 2%। कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज़ में अगर हम देखें तो 15%। तो जनरल रूट तो है कि आप आइए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन वहाँ पे क्या है, एक लिमिट लगा दी गई है कि उससे बाहर कोई भी FPI इन्वेस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। सो दैट इज द थिंग। इसके अलावा एक होता है वॉलंटरी रिटेंशन रूट, ठीक है। वॉलंटरी रिटेंशन रूट की अगर मैं बारे में बात करूँ, 1 सेकेंड, हाँ, देखिए नाम से ही आप समझ सकते हैं रिटेंशन। यहाँ पे क्या है, आपके इन्वेस्टमेंट को रिटेन करने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट तो कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एटलीस्ट 3 साल के लिए आपको पैसा रिटेन करना पड़ता है इन दी सिक्योरिटीज, उसके बाद आप निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी एक ओवरऑल लिमिट होती है। यहाँ पे RBI ने जो अभी तक के लिए इस रूट के अंदर जो लिमिट बताई हुई है वो 2.5 लाख करोड़ और हायर एज में बी स्पेसिफाइड बाय RBI, तो अभी के लिए 2.5 लाख करोड़ है। यानी कि इसके अंदर
फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे है, जैसे ही 2.5 लाख खत्म हुआ उसके बाद कोई इन्वेस्टमेंट इस रूट के अंदर नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो ये, लेकिन हाँ इसके अंदर एक चीज़ है कि 3 साल के लिए आपका एक तरह से लॉक इन पीरियड रहता है। देन आपका आता है फुल्ली ऑटोमेटिक रूट, ठीक है, फुल्ली एक्सेसिबल रूट, नॉट ऑटोमेटिक, फुल्ली एक्सेसिबल रूट। इसके अंदर कोई भी लिमिट्स वगैरह नहीं होती, ठीक है। जैसे आपने जनरल रूट में देखी लिमिट है, देन क्वांटिफाइड लिमिट वीआरआर के अंदर है और वहाँ पे भी रेस्ट्रिक्शन है, लेकिन फुल्ली एक्सेसिबल रूट के अंदर कोई लिमिट नहीं होती, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ हर तरह की सिक्योरिटीज़ भी अवेलेबल नहीं होती। यहाँ पे टाइम टू टाइम जो है आरबीआई बताता है कि कौन सी सिक्योरिटीज़ हमारी FAR रूट के अंदर है, और उन सिक्योरिटीज़ में आप जितना चाहो उतना इन्वेस्ट कर सकते हो, जब तक चाहो तब तक इन्वेस्टमेंट रख सकते हो। तो यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते, ये थोड़ा सा रिलैक्स रूट है। लेकिन यहाँ पे क्या है, सेलेक्टेड सिक्योरिटीज़ ही होती हैं जनरली। इसमें अगर हम देखें गवर्नमेंट की डेटेड सिक्योरिटीज़ वगैरह ही होती हैं, सॉवरेन गोल्ड, ग्रीन बॉन्ड्स वगैरह यहाँ पे होते हैं, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जो यहाँ पे हैं, उसके बारे में यहाँ पे आरबीआई ने सर्कुलर के अंदर बात की हुई है। नॉन रेजिडेंट इन्वेस्टमेंट्स इन डेट सिक्योरिटीज, ठीक है। जो नॉन रेजिडेंट हैं, बाहर के लोग हैं, वो इंडियन डेट सिक्योरिटी, डेट मार्केट में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उनके पास क्या रूट्स हैं और उसके अंदर क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, वो यहाँ पे हमने डिस्कस कर ली। अब आते हैं आगे, ठीक है। अब देखो, इससे ज़्यादा अगर कोई फाइन ट्यून पढ़ना चाहता है तो उसके लिए मैंने नोट्स भी दिए हुए हैं। देखो, इससे ज़्यादा अगर आपको फाइन ट्यून पढ़ना है ना, तो मतलब आपको एक मैंने ओवरऑल फंडा समझा दिया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, बस एक बार जो है ये डॉक्यूमेंट पढ़ना पड़ेगा, एंड योर कंसेप्चुअल्स आर वेरी क्लियर अबाउट दैट टॉपिक, ठीक है। जैसे मैं अगर यहाँ पे आपको यही वाली रिपोर्ट के बारे में बात करूँ, यहाँ पे बड़े कंसाइज नोट्स मैंने बनाए हुए हैं दोस्तों, बहुत कंसाइज। आई नो कि देखो कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो आप लोगों को लगता होगा कि यार बड़ा कंसाइज कंटेंट मिलना चाहिए, बस एग्जाम ओरिएंटेड, तो वही मैं आपको देता हूँ, पहले लेक्चर में फिर क्लास, मतलब नोट्स में, ठीक है। तो देखो सिंपल सी बात है, वॉलंटरी रिटेंशन रूट कितना क्वांटम है, दैट्स इट। फुल्ली एक्सेसिबल रूट में कौन कौन सी सिक्योरिटीज, 5 साल, 7 साल, 10 साल वाली सिक्योरिटी, जो मैंने बोला डेटेड सिक्योरिटीज, ठीक है। सो दैट इज द थिंग, ओके। चलिए अब नेक्स्ट आ जाते हैं। अब ये जो 3 सर्कुलर है दोस्तों, इनको हम प्रेस रिलीज के अंदर कवर करेंगे। बेसिकली फेमा एक्ट में रुपी को प्रमोट करने के लिए कुछ चेंजेस किए गए हैं, ठीक है। तो वो हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, वो सर्कुलर्स में ज़्यादा इजीली डिस्कशन हो जाएगा, तो वहाँ पे हम करेंगे ये तीनों जो एस्पेक्ट्स हैं ये उसी से रिलेटेड है। फेमा एक्ट में जो है थोड़ा सा चेंजेस किए गए हैं, तो वो क्या क्या है वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। देन कवरेज ऑफ कस्टमर्स अंडर द नॉमिनेशन फैसिलिटी, एक बार ये देख लेते हैं क्या है ये सर्कुलर। अच्छा, ये क्या है कि देखिए क्या है कि बैंक्स, एक जनरल मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ। देखिए क्या है कि बैंकिंग सेक्टर में अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स के रिगार्डिंग आरबीआई बहुत टाइम से एक्शंस ले रहा है। आपने देखा होगा पहले उद्गम पोर्टल, फिर उस पर बैंक्स की ऑनबोर्डिंग नंबर्स बढ़ाए गए एंड सो। तो और अभी रिसेंटली आरबीआई ने ये भी बोला कि भैया हमें अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स को कम करना है धीरे धीरे। तो जो उसके रिगार्डिंग आपको एफर्ट्स लेने लीजिए। तो उसका एक मेन एस्पेक्ट होता है नॉमिनेशन। कई बार कस्टमर क्या होता है, नॉमिनेट ही नहीं करता अपने, बेसिकली अगर सपोज कस्टमर को कुछ हो जाए तो उसके पैसे का क्या होगा, तो हु वुड बी द लीगल हायर, ठीक है। तो उसको डिक्लेयर नहीं करता। तो यहाँ पे अब आरबीआई बैंक से कह रहा है कि आप अपने कस्टमर्स को थोड़ा सा अवेयर कीजिए रिगार्डिंग द नॉमिनेशन, जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, और अपना जब आप अकाउंट खोलते हैं तो नए फॉर्म्स में आप नॉमिनेशन की फैसिलिटी को इंट्रोड्यूस कीजिए, ठीक है, कि वहीं कस्टमर से फिल करा लीजिए कि भैया नॉमिनी बनाइए आप अपना। तो क्या होगा, बाद में अनक्लेम डिपॉजिट्स का इशू नहीं क्रिएट होगा अगर नॉमिनी वगैरह होगा, ठीक है। सो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे इवन आरबीआई ने बोला है कि भैया इसकी आप जो आप इसके रिगार्डिंग काम कर रहे हो उसका पीरियोडिक रिपोर्ट जो है आपको दक्ष प्लेटफॉर्म पे भी अपडेट करनी पड़ेगी कि भैया आपने नॉमिनेशंस में क्या क्या इंप्रूवमेंट लेके आए हो, ठीक है। तो पीरियोडिक रिपोर्ट नीड टू बी सबमिटेड फ्रॉम March 31 ऑनवर्ड्स, ठीक है। सो ये छोटा सा सर्कुलर। अब नेक्स्ट आ जाते हैं। Prevention of financial frauds perpetrated using voice call, SMS, regulatory prescriptions and institutional safeguards। क्या है कि देखिए फ़ोन कॉल से बहुत सारे मतलब रैंडम कॉल्स आते हैं, आपका अकाउंट हम ब्लॉक कर रहे हैं, सो एंड सो। आप लोगों ने कई बार इस तरह के कॉल रिसीव भी किए होंगे। तो उसके रिगार्डिंग आरबीआई ने कहा है कि भैया देखो, बैंक्स को यहाँ पे इस तरह के फ्रॉड्स को रोकने के रिगार्डिंग काम करना होगा। अब बैंक खुद तो फ्रॉड रोक नहीं सकते, तो क्या कर सकते हैं, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे उन्होंने कुछ सजेशंस दिए हैं, ठीक है। जैसे बैंक्स क्या कर सकते हैं, मोबाइल नंबर रिवोकेशन लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर सपोज आपने कोई नंबर यूज़ कर रहे थे, उस नंबर को आपने यूज़ करना बंद कर दिया, अब उस नंबर से लिंकअप जो है आपका कोई अकाउंट है और वो अब नंबर किसी और को, सपोज इन फ्यूचर किसी और को असाइन हो जाता है, तो यहाँ पे जो आरबीआई कहता है कि हमारे पास जब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के पास एक प्रॉपर मोबाइल नंबर रिवोकेशन लिस्ट होती है, तो उस लिस्ट को आप आइडेंटिफाई कीजिए, देखिए कि उसमें वो नंबर यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर वो नंबर यूज़ नहीं हो रहा तो उसको ब्लॉक करके उसके अगेंस्ट जो बैंकिंग फैसिलिटीज़ आपने दे रखी है उनको
खत्म कर दीजिए। तो दिस कुड बी वन मैकेनिज्म टू प्रिवेंट द फ्रॉड। इसके अलावा बैंक से अगर कस्टमर को कोई कॉल जा रही है तो उनके इनिशियल जो नंबर होते हैं उनको स्पेसिफिक डिजिट होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे इन्होंने बोला है 140, अगर कस्टमर को 140 प्लस 140 या इस तरह के कोई डिजिट से कॉल आ रहा है, मतलब कस्टमर समझ जाए कि यार ये बैंक की तरफ से कॉल हो सकता है, मतलब सेफ कॉल हो सकता है, वो एक बार को ये हो जाएगा। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द सजेशंस दैट आर बीइंग गिवन बाय द आरबीआई, ताकि ये जो इस तरह के जो वॉइस कॉल और एसएमएस के थ्रू जो फ्रॉड्स हो रहे हैं वो फ्रॉड्स को रोका जा सके। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं गाइडलाइंस ऑन सेटलमेंट ऑफ ड्यूज ऑफ बोरोवर्स बाय द एआरसीज। ठीक है, आरबीआई ने रिसेंटली तो नहीं बोलूंगा, ऑलमोस्ट टाइम 1 साल से ऊपर हो गया है, कि एक कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट यहाँ पे 2023 में इंट्रोड्यूस किया था। उसका मैं फंडा बता देता हूँ कि कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट में क्या होता है कि आप सपोज आपने लोन लिया है और आप लोन नहीं चुका रहे, तो बैंक आपको एक अपॉर्चुनिटी देगा, एक कॉम्प्रोमाइज करेगा खुद के बिहाफ पे। सपोज 1 करोड़ का लोन था तो कहेगा ठीक है यार मैं कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ, आप मुझे 60-70 लाख रुपए कैश में वन टाइम पेमेंट कर दो, कहानी खत्म करते हैं। मतलब वन टाइम पेमेंट, कैश नहीं बोलूँगा, वन टाइम पेमेंट। ठीक है, और कहानी खत्म करते हैं, मैं आपका लोन माफ़ करता हूँ और आप भी फ्री मैं भी फ्री। तो ये क्या हुआ, बैंक ने अपने एंड पे कुछ कॉम्प्रोमाइज लिया और कस्टमर के लिए है कि भैया वन टाइम पेमेंट करो, कहानी खत्म, दैट्स इट। ठीक है, सो ये होता है कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट। तो ये यहाँ पे एआरसीज के लिए भी, क्योंकि एआरसीज क्या करते हैं, पहले बैंक से बैड असेट्स खरीदते हैं, तो एक तो ऑलरेडी वो बैड असेट्स थे, अब उनमें भी डिफॉल्ट होने के चांस हैं, तो यहाँ पे ये ऑप्शन अब एआरसीज के पास भी है। अब एआरसीज इसको कैसे यूज करेंगे उसके रिगार्डिंग यहाँ पे ये सर्कुलर आया हुआ है। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ चीजें नॉर्मल सी बताई हुई हैं कि जब एआरसी कोई कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट किसी कस्टमर के साथ कर रही है तो उसको ये देखना होगा कि जो सेटलमेंट का अमाउंट है, एटलीस्ट उस असेट को अगर हम बेचते हैं, रियलाइज करते हैं मार्केट में, तो वो सेटलमेंट के अमाउंट कम से कम उससे मैचिंग या उससे ज्यादा तो हो, उससे कम पे ना हो, क्योंकि वहां पे, और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो एवरीवन शुड गिव इन द राइटिंग व्हाई दिस हैज बीन डन। तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे देखिए, इट्स अ नेचुरल थिंग। ठीक है, कि आपका जो आप ऑफर दे रहे हो और जो रियलाइजेबल वैल्यू है वो कम से कम मैचिंग या बेहतर हो। ठीक है, तो दैट इज द थिंग। देन इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज बात की गई है कि अगर आपका सेटलमेंट का अमाउंट 1 करोड़ से रुपए से ऊपर है तो एक डेडिकेटेड कमिटी होगी जो इस चीज को अप्रूव करेगी। ठीक है, एंड अगर 1 करोड़ से कम है तो बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी के द्वारा उसको किया जाएगा, लेकिन इसमें वो मेंबर्स इन्वॉल्व नहीं होंगे जो लोन सैंक्शनिंग में इन्वॉल्व थे। ठीक है, तो वो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये यहाँ पे मेजर पॉइंट्स हैं इस सर्कुलर से रिलेटेड। ठीक है, बड़ा सिंपल सा छोटा सा सर्कुलर है, सारे पॉइंट्स हमने कवर कर लिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स विद मैच्योरिटी पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर बाय हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, रिव्यू ऑफ गाइडलाइंस। ठीक है, छोटा सा ट्विक किया गया है कुछ रेगुलेशंस में। ठीक है, ये वाली रेगुलेशंस लगेंगी, ये वाली रेगुलेशंस नहीं लगेंगी, ऑपरेशनल एस्पेक्ट पे है, ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ कुछ वर्ड्स मेंशन है तो वर्ड्स हमें सारे क्लियर होने चाहिए। लाइक प्राइवेट प्लेसमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब होता है जब आप अपने कुछ सेलेक्टेड लोगों को ही ऑफर देते हैं ऑफ नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, यानी कि इनको इक्विटी में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। दीज आर डिवेंचर्स विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी। तो आप बॉन्ड्स या कह रहे हो आप डिवेंचर्स इशू कर रहे हो टू सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स विद मैच्योरिटी पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, मतलब लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज हैं एक तरह से। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग कुछ ऑपरेशनल चेंजेस किए गए हैं, ये सेक्शन लागू होगा, ये वाली गाइडलाइंस लगेंगी, ये नहीं लगेंगी, माइनर चेंजेस हैं, नॉट मच रिलेवेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट आते हैं फ्रेमवर्क फॉर इम्पोजिंग मॉनेटरी पेनल्टी एंड कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट। इसको बताने से पहले एक चीज़ बता दूं, शायद आप लोगों की कुछ क्वेरीज आ रही होंगी, तो अगेन आप लोग ये जो वीडियो देख रहे हैं वीडियो सेक्शन में है, रिकॉर्डेड वीडियो है, तो हो सकता है कि कुछ बच्चों के मन में डाउट्स आए। ठीक है, तो प्लीज़ पहले एक काम करना, लेक्चर को देख लेना, अच्छे से समझ लेना सारे पॉइंट्स। कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट कर देना, नहीं तो एक बार मैंने ये जो सर्कुलर दिए हुए इसमें भी आप इसको भी रीड करके देखना, बड़े सिंप्लीफाइड है, नहीं आए तो कमेंट करना, नहीं तो मेरे को रीच आउट कर सकते हो। इसी के अंदर मैंने अपने डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बारे में भी बताया, सर्कुलर के एंड में लिंक दिया हुआ है, नाम पे क्लिक करना, लिंक अपने आप ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो दिस इज द थिंग। चलिए नेक्स्ट आते हैं। तो फ्रेमवर्क फॉर इंपोजिंग मॉनेटरी पेनल्टी एंड कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस अंडर पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट। देखिए, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट में थोड़े से चेंजेस किए गए हैं, आरबीआई ने थोड़े से चेंजेस किए गए। पहली बात, जो पेनल्टी लगती थी उसका अमाउंट यहाँ पे चेंज किया गया है। पहले जो पेमेंट सेटलमेंट एक्ट में कुछ जो अगर कुछ प्रोविजंस का आपने गड़बड़ी की है तो पेनल्टी का जो अमाउंट था वो 5 लाख रुपए था या डबल ऑफ द ऑफेंस कमिटेड। ठीक है, विच एवर इज हायर। अब उसका अमाउंट 10 लाख या डबल ऑफ विच एवर इज हायर। तो ये एक तो पेनल्टी का अमाउंट चेंज किया गया है। दूसरा, यहाँ पे
जो ज्यूरिसडिक्शन होता था, बेसिकली जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर होता था जो यहाँ पे मैटर को हैंडल करता था, उसमें थोड़ा सा चेंज किया गया है। पहले जिसकी स्पेशलिटी होती थी उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट से, उसी को हम डेजिग्नेट करते थे। अब जिसके ज्यूरिसडिक्शन में वो मैटर आएगा उसको हम यहाँ पे ऐसे डेजिग्नेटेड अथॉरिटी देखेंगे, ठीक है। एंड थोड़ा सा और है कि कंपाउंडिंग क्या होता है। देखिए, कंपाउंडिंग एक तरीका होता है जिसमें आप एक एडिशनल अमाउंट पे करके लीगली उस कॉन्ट्रावेंशन जो आपने गलती की है उसको सुधार सकते हैं। आप एक मिनिमम अमाउंट पे करेंगे एज ए पेनल्टी, मतलब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक एडिशनल आप पेनल्टी पे कर रहे हो ताकि आप लीगल कोर्स ऑफ एक्शन से बच सके, क्योंकि लीगल कोर्स ऑफ एक्शन एक तो लेंदी होता है और उसमें मतलब देयर कुड बी मल्टीपल थिंग्स दैट कैन हैपन। आपको मतलब कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे आपको जेल वगैरह भी हो सकती है। हाँ, लेकिन कंपाउंडिंग कुछ पर्टिकुलर केसेस में नहीं लगती। ऐसे केस जहाँ पे क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो सकती है वहाँ पे कंपाउंडिंग नहीं की जा सकती, ठीक है। तो मतलब अगेन आई वुड से कि कुछ लीगल एस्पेक्ट्स होते हैं जो हमारे एग्जाम रिलेवेंट नहीं है। कंपाउंडिंग इज बेसिकली अ वे जिससे आप एक एडिशनल अमाउंट ऑफ पेनल्टी पे करके आप लीगल कोर्स ऑफ एक्शन से बच सकते हैं, आप उस एक्ट से कंप्लायंस कर सकते हैं। सिंपल से है कि भैया जैसे कहते हैं ना कि एक छोटा सा अमाउंट पे करो और लीगली इस मामले को सेटल करो, तो वो है कंपाउंडिंग सिंपल टर्म्स में। तो यहाँ पे एक तो एक्ट के अंदर जो मॉनेटरी अमाउंट था पेनल्टी का वो चेंज किया गया, जो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी थी उसको जो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी जो मैटर्स को सुनती थी उसमें थोड़ा सा चेंजेस लेके आए हैं। और कंपाउंडिंग किन किन केसेस में की जा सकती है, किन में नहीं की जा सकती, उसके बारे में थोड़ी सी क्लैरिटी दी हुई है। अगेन आई वुड से नॉट मच रेलेवेंट, लेकिन जो टर्म्स हैं वो आपको समझ में आनी चाहिए, मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। मे बी कल को कोई पूछ ले व्हाट इज कंपाउंडिंग, क्योंकि कंपाउंडिंग हम सिर्फ यहाँ पे नहीं करते हैं, हम फेमा एक्ट में भी कंपाउंडिंग करते हैं। तो कंपाउंडिंग का मीनिंग पता होना चाहिए। कंपाउंडिंग इज बेसिकली अ वे टू पे एन एडिशनल पेनल्टी, और ये पेनल्टी अमाउंट बहुत ह्यूज भी हो सकता है, ठीक है। जैसे सपोज मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, एक नॉर्मल, कई बार क्या होता है टैक्स अथॉरिटीज़ क्या करती है, अगर आपने टैक्स में कुछ गड़बड़ी की है, ठीक है, तो एक तो लीगल कोर्स ऑफ एक्शन हो गया, एक हो गया कि भैया हम आप पे इतने % पेनल्टी लगा रहे हैं, 3 टाइम्स 4 टाइम्स, आप इसको पे करो, कहानी खत्म, ठीक है। तो वो एक तरह का कंपाउंडिंग हो गया। लेकिन हाँ, कंपाउंडिंग में एक ऑप्शन ये भी होता है कि आप सामने वाले से रिक्वेस्ट कर सकते हो कि सर प्लीज मेरा पेनल्टी अमाउंट जो है वो कम कर दो, तो ये भी एक एस्पेक्ट होता है इसका कंपाउंडिंग का, ठीक है। सो ये आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस होते हैं खत्म, लेकिन आरबीआई वेबसाइट तो अभी बाकी है, तो दिस इज जस्ट स्टार्टिंग। नाउ लेट्स मूव टू दी प्रेस रिलीज, जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन प्रेस रिलीज में हम हर न्यूज नहीं करेंगे दोस्तों, रीजन बीइंग हर न्यूज इंपॉर्टेंट होती भी नहीं है, केवल कुछ सेलेक्टेड न्यूज होती हैं जो हमारी बहुत ज़्यादा रेलेवेंट होती हैं, तो वो हम यहाँ पे एक एक करके देखेंगे। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। आरबीआई रिलीजेस नेम ऑफ एप्लीकेंट्स अंडर गाइडलाइंस फॉर ऑन टैप लाइसेंसिंग फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसके बारे में मैं थोड़ा सा बात करूंगा अभी आगे चल के, क्योंकि इससे रिलेटेड न्यूज़ भी है। विड्रॉल ऑफ 2000 डिनोमिनेशन, बेसिकली अपडेट आता रहता है हर महीने कि भैया अब इतने 2000 के नोट वापस आ गए हैं, एंड 2000 इज अगेन स्टिल अ लीगल टेंडर। तो ये कई बार कवर कर चुका हूँ, नहीं कवर करूँगा। देन ये मनी मार्केट ऑपरेशन, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए, इस तरह की पेनल्टी एग्जाम से जस्ट पहले वाला मंथ हो तो इंपॉर्टेंट होती है, और अगर याद भी रखनी है तो कोई मेजर बैंक पे अगर कोई पेनल्टी लगी है, कोई मेजर फिनेंस बैंक, कोई मेजर कमर्शियल बैंक, ठीक है, तो वो पेनल्टी याद रखनी है। कोऑपरेटिव बैंक्स पे देखोगे तो अभी इसी महीने में बहुत सारी दिख जाएंगी, तो कोऑपरेटिव्स की ना आप याद रख सकते हैं, बी प्रैक्टिकल, ना याद रखनी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं मनी मार्केट ऑपरेशंस, गवर्नमेंट ऑक्शन, देन आरबीआई अप्रूव्ड वॉलंटरी अमलगमेशन, बाईबैक, ये भी नहीं। रिमूवल ऑफ सुपरवाइजरी रेस्ट्रिक्शंस, आरोहन फाइनेंशियल सर्विस पे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिमूव कर दिया गया था, वहाँ पे एक कमिटी भी कोई अपॉइंट कर दी है, ठीक है, जो उनके बेसिकली सुपरवाइज करेगी। बेसिकली इस एंटिटी को इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स के लिए आरबीआई ने बोल दिया है, ठीक है। तो इसका नाम याद रख सकते हो, आरोहन फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है। फिर ये आरबीआई 90 कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आरबीआई लॉन्चेस, ये भी कुछ नहीं है। मनी मार्केट ऑपरेशंस, देन नेक्स्ट आते हैं मास्टर डायरेक्शन ऑन क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्टिंग, ये हमने कवर कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं मनी मार्केट ऑपरेशंस, ग्लोबल हैकाथॉन। हाँ, तो इस बार की हार्बिंगर के, ठीक है, यहाँ पे रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं, एक बार देख लेते हैं। इन्होंने रिजल्ट्स अनाउंस किए, लेकिन हमें क्या है, जो इस बार की थीम थी 2024 की जो थीम थी, वैसे अब अगर 25 वाली आ जाएगी तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी, लेकिन हमें एटलीस्ट इसकी थीम याद होनी चाहिए। एक तो थी जीरो फाइनेंशियल फ्रॉड्स और एक थी बीइंग दिव्यांग फ्रेंडली। तो इन दो कैटेगरीज के अक्रॉस जो है कुछ पार्टिसिपेंट्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। फाइनली दिस इज द लिस्ट ऑफ दोज हु आर बीइंग चोजन एज द विनर, ठीक है। तो नाम अगर याद रख सकते हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे नहीं लगता इस बार की अगर हार्बिंगर आ जाएगी तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। तो कहाँ पे थे हम,
हम कहाँ पे थे यार? अच्छा यहाँ तक हो गया था, ओके, हार्बिंगर हो गया, ठीक है। देन मनी मार्केट ऑपरेशंस डायरेक्शंस, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट नहीं है। टू कंडक्ट, देखो आप देख रहे हो ना, ये बार बार रिपीटेटिव है। मनी मार्केट ऑपरेशंस ये होते हैं हर दूसरे दिन, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कोई स्पेशल होगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा। इससे देखो यहाँ पे लाइव कराने का पर्पस क्या है? लाइव कराने का पर्पस ये भी है कि आपको ये भी पता लगे कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं है। क्योंकि बच्चों के मन में डर इतना क्रिएट कर रखा है ना सबने कि आरबीआई वेबसाइट, एक नई वेबसाइट लॉन्च हो गई, बच्चे को पढ़ना आता नहीं है लेकिन वीडियो है, टू मच इंपॉर्टेंट फॉर दिस, टू मच इंपॉर्टेंट। भाई डाटा उसे समझ में आता नहीं है, डाटा की उसने नॉलेज गेन नहीं की, क्या जस्टिफाई करेगा वो? लेकिन मार्केटिंग गिमिक्स, डराना है बच्चों को, ठीक है। दैट्स वाई मैंने कहा कि आपको पूरा फ्री में कराया जाएगा, फ्री में नोट्स दूंगा, जस्ट फॉलो इट, और कंटेंट देख के आप भी खुश हो जाओगे। ट्रस्ट मी, इतना कर लिया बहुत है, मतलब एटलीस्ट मेरे बैंकिंग एंड फाइनेंस के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। डरने की जरूरत नहीं है, जो डरा रहे हैं हर चीज यहां पे दूंगा फ्री में, टेंशन ना लो, ठीक है। तो डरने की जरूरत नहीं है। आगे कंटेंट पे आते हैं। शेड्यूल बैंक स्टेटमेंट ऑफ पोजीशन, रिजल्ट ऑफ बायबैक, कैंसिल ऑफ सर्टिफिकेशन नहीं है, कंडक्ट वेरिएबल रेपो, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं, ये अगेन पेनल्टीज वगैरह आ गई, इंपॉर्टेंट नहीं है। तो 9 जनवरी तक आ गए, सिर्फ एक हार्बिंगर वाली थी, देखो कितनी सारी न्यूज़ थी लेकिन एक इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट मनी मार्केट ऑपरेशंस, अगेन कोई इंपॉर्टेंट मुझे नहीं दिख रही। बायबैक ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, मनी मार्केट ऑपरेशन, ठीक है। ऑक्शन ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, अगेन पेनल्टी। पोर्टफोलियोज ऑफ डेप्यूटी गवर्नर, एक्चुअली क्या है, आपके जनवरी में जो है माइकल देव पात्रा सर, उनका जो टेन्योर था वो पूरा हो गया था, तो उनको जगह किसी नए डेप्यूटी गवर्नर को अपॉइंट नहीं किया गया है, तो क्या है वो पोर्टफोलियोज तो खाली हो गए, तो बचे हुए 3 के बीच में वो रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिए कि बचे हुए भी आप संभालो जब तक नए डेप्यूटी गवर्नर साहब अपॉइंट होते हैं। तो दैट इज अबाउट दैट, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट आते हैं। देन ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं, लॉन्च ऑफ क्वार्टरली रिपोर्ट नहीं, ये तो रिपोर्ट मंथली आती है, कोई बड़ी बात नहीं है। देन स्टेप्स टू एनकरेज यूज ऑफ इंडियन रुपी एंड लोकल नेशनल करेंसीज फॉर सेटलमेंट ऑफ क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन, लिबरलाइजेशन ऑफ फेमा रेगुलेशन। तो जो नोटिफिकेशंस की बात मैं कर रहा था दोस्तों कि वो जो 3 नोटिफिकेशन है, आगे प्रेस रिलीज में पढ़ेंगे, तो बेसिकली उनमें क्या इंप्रूवमेंट्स किए गए हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं। वो यहाँ पे समरी दी हुई है, तो देखो वहां पे टेक्निकलिटीज देखने से अच्छा है या सिंपल मैनर में पढ़ो। आरबीआई खुद बड़ा सिंपल करके देता है यार, जरा पढ़ो। पहला उन्होंने स्टेप्स लिया है कि ओवरसीज ब्रांचेस ऑफ ऑथराइज्ड डीलर बैंक्स विल नाउ बी एबल टू ओपन आईएनआर अकाउंट्स। तो सपोज कि कोई बाहर है जो इंडिया में बिजनेस करता है या इंडिया में कोई पेमेंट करना है, तो वो अगर वहां पे इंडिया के कोई ओवरसीज ब्रांच है तो उन्हीं के पास अपना आईएनआर डेजिग्नेटेड मतलब अकाउंट ओपन कर सकता है। तो उसकी एडवांटेज क्या है, वो वहां पे पैसा तो फॉरेन करेंसी में डालेंगे लेकिन वो आईएनआर में क्रेडिट होगा और उसको इंडिया में पेमेंट करने के लिए यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो दैट इज द थिंग। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, अगेन रुपी को प्रमोट करेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट इज पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया विल बी एबल टू सेटल बोनाफाइड transactions with other person resident outside India using the balances in their repatriable INR account such as special non-resident rupee account and SRVA. A person resident outside India will be able to settle bona fide transactions with other person. अगर किसी को बाहर से बाहर ट्रांजेक्शन करना है तो वो अपने जो स्पेशल रुपी डिनोमिनेटेड अकाउंट है उनको यूज करके, क्योंकि आप कंट्रीब्यूट तो फॉरेन करेंसी में कर रहे हो ना, तो उनसे आप अब एज ए पेमेंट के तौर पे यूज कर सकते हो, ठीक है। तो उन्हीं अकाउंट्स को आप बाहर ही पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया उनको पेमेंट के लिए यूज कर सकते हो, और इवन उन्हीं अकाउंट्स को इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए भी यूज कर सकते हो। सिंपल सी बात है। पहली चीज, आप अकाउंट ओपन कर सकते हो, उन अकाउंट्स को एक से दूसरे को पेमेंट बाहर से बाहर ही करना है तो भी कर सकते हो, और इवन इंडिया में अगर एफडीआई करना है तो भी यूज कर सकते हो। ये आपका थर्ड पॉइंट है, ठीक है। तो ये माइन्यूट चेंजेस किए, इससे क्या है, रुपी का यूसेज थोड़ा सा बढ़ेगा। खासकर जो लोग बाहर अभी तक डॉलर वगैरह है, तो अगर उनको इंडिया में कुछ पेमेंट्स वगैरह करने हैं तो डायरेक्टली रुपी अकाउंट उनको मिल रहा है, ठीक है। सो दैट इज द थिंग। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है रीपेट्रिएबल। इसका मतलब कई बार बच्चों को समझ नहीं आता। रीपेट्रिएबल का मतलब ये है कि आप उसको इजीली, आप वहां पे कंट्रीब्यूट किस में कर रहे हो, फॉरेन करेंसी में। अब आपको वो पैसा अगर इंडिया में ट्रांसफर करना है तो उसके लिए कोई कमीशन वगैरह नहीं लगेगा। मतलब इंडिया में अगर किसी को पे करना है, नॉर्मली आप फ्रीली कर सकते हो, ठीक है, जस्ट लाइक ए नॉर्मल सेविंग अकाउंट, ठीक है। तो दैट इज रीपेट्रिएबल, जिसको इंडिया में आप फ्रीली यूज कर सकते हो फॉर पेमेंट्स, दैट इज रीपेट्रिएबल, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट आते हैं। तो ये वाला हमारा सर्कुलर हो गया, इंपॉर्टेंट था।
ठीक है। तो ये आपका नेक्स्ट, आरबीआई रिलीजेस लिस्ट ऑफ एनबीएफसीज इन अपर लेयर। ठीक है, आप लोगों को पता है कि जो एनबीएफसीज है उनको इफेक्टिवली सुपरवाइज करने के लिए आरबीआई ने 4 टियर लेयरिंग स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। एक बार जल्दी से बता भी देता हूं, कोई नया बच्चा हो तो उसे समझ में आना चाहिए, नया नया ना लगे। ठीक है, तो 4 टियर स्ट्रक्चर क्या है? ठीक है, 1 2 3 4। हाँ, सबसे पहले ये बॉटम लेयर है। ठीक है, देन मिडिल लेयर, देन अपर लेयर एंड देन टॉप लेयर। ठीक है, जो ये बॉटम लेयर है इसमें वो एनबीएफसीज आते हैं जिनका असेट साइज 1000 करोड़ से कम है। इसमें वो आते हैं जिनका असेट साइज 1000 करोड़ से ज्यादा है। इसमें वो आते हैं जो सिग्निफिकेंटली बड़े हो गए हैं, जिनमें लगता है कि सिस्टेमिक रिस्क है। सिस्टेमिक रिस्क मतलब वो थोड़े से बड़े हो गए हैं, दैट कैन, अगर वो फेल होते हैं तो वो फाइनेंशियल सिस्टम को सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस को यहां पे ऐड किया जाता है। तो आरबीआई ने अभी क्या है, आरबीआई ने यहां पे अभी 15 एनबीएफसीज को ऐड किया हुआ है। और वो 15 एनबीएफसीज कौन है, उनकी लिस्ट आरबीआई ने दे रखी है, जो हम अभी मैं आपको सर्कुलर में दिखाने वाला हूं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मैं आपको क्यों बता रहा हूं, पिछली बार एसबीआई पीओ में एक बार क्वेश्चन आ गया था कि कौन सा मतलब पर्टिकुलर एनबीएफसी, नाम पूछ लिया था। आरबीआई ऐसा नहीं पूछता, लेकिन पीओ वगैरह में ऐसा बच्चों को परेशान करने के लिए क्वेश्चन ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने वो जो लिस्ट है यहां पे डाली हुई है, इसलिए डाली है, सिर्फ एक रीजन ये है। और जो टॉप लेयर है वो अभी के लिए एम्प्टी है। यहां पे अभी किसी एनबीएफसी को आरबीआई ने चूज नहीं किया कि वो टॉप लेयर में आए। क्या होगा, जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर जाएंगे उस हिसाब से आप पे रेगुलेशंस इंप्रूव या रेस्ट्रिक्शंस इंप्रूव होते जाएंगे, कंप्लायंसेस आप पे बढ़ती जाएंगी। दैट इज द थिंग। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। वापस आते हैं, तो भैया ये एक लिस्ट है, नाम याद रख सकते हो, देख लो, नहीं तो एक बार पढ़ लेना, बाई चांस कोई पीओ वगैरह में कोई क्वेश्चन आ जाए तो देख लेना। नहीं है, आगे आते हैं। ठीक है, देन रेपो रेट, पेनल्टी ऑन, बेकार हो गया मतलब ऐसा नहीं है बेकार है, मतलब समझ गए होंगे आप ठीक है, देन अगर हम देखें आधे मंथ में आ गए, देखो आधी न्यूज़ बेकार थी, बुलेटिन वगैरह, इम्पोजेस पेनल्टी, ओके, मनी मार्केट ऑपरेशंस, डायरेक्शंस, ऑक्शंस, सोवरेन, आरबीआई अनाउंसेस स्टैंडिंग एक्सटर्नल एडवाइजरी कमेटी फॉर इवेल्युएटिंग एप्लीकेशंस ऑफ यूनिवर्सल बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक। इंपॉर्टेंट है, देखिए क्या है, आरबीआई स्मॉल फाइनेंस बैंक या कोई एंटिटी जो यूनिवर्सल बैंक के लिए के तौर पे काम करना चाहती है तो उसके लिए एप्लीकेशंस मंगाती है। ठीक है, आरबीआई ने कुछ क्राइटेरिया दिए हुए हैं कि अगर आप देखो जैसे स्मॉल फाइनेंस बैंक है, आपके पास मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट वगैरह आप मीट करते हो, आपके सर्टेन फाइनेंशियल्स हैं। ठीक है, जैसे 200 करोड़ आपको कैपिटल चाहिए। अगर आप एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हो, स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो 100 करोड़ इनिशियली इंक्रीज करके 200 करोड़, मतलब इस तरह के फाइनेंशियल्स उन्होंने दिए हुए हैं। ठीक है, इस तरह की गाइडलाइंस उन्होंने पहले दी हुई है। तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले आरबीआई का ऑन टैप सिस्टम है, आप जाइए एप्लीकेशन फिल कीजिए, दैट्स इट। आरबीआई उसमें से एक प्रीलिमिनरी बेसिस पे बैंक्स को आइडेंटिफाई, जिन्होंने एप्लीकेशन दिया उनको स्क्रीन कर लेगा। उसके बाद उन पे डिटेल स्टडी करने के लिए आरबीआई ने एक कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स बनाई हुई है, जो कि बैंकिंग सेक्टर के एक्सपर्ट्स होते हैं। और उस कमेटी का नाम क्या है, उस कमेटी का नाम है स्टैंडिंग एक्सटर्नल एडवाइजरी कमेटी। ये कमेटी उन पर्टिकुलर केस बाय केसेस पे डिटेल में स्टडी करती है क्या ये एक वर्दी एप्लीकेंट है कि नहीं है, चाहे वो स्मॉल फाइनेंस बैंक का हो या वो यूनिवर्सल बैंक का हो या स्मॉल टू यूनिवर्सल का एप्लीकेशन हो। तो उनको डिटेल्ड में स्टडी करती है और उसके बाद आरबीआई को रिकमेंड करती है, जिस पे आरबीआई फाइनल कॉल लेता है। इसीलिए मैंने कहा था कि वो आपको जो ऑन टैप लाइसेंस सिस्टम है वो बताऊंगा। ठीक है, तो ये जो कमेटी है ये 3 साल के लिए अपॉइंट की जाती है। इसमें अगर आप देखोगे सारे सीनियर बैंकर्स जो होते हैं, जिनका बैंकिंग एक्सपीरियंस काफ़ी रिच है, वो अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है, तो अब हाँ, पहली बार जो अपॉइंट हुई थी वो 2021 से लेकर 24 तक के लिए अपॉइंट हुई थी। अब दिस इज द नेक्स्ट कमेटी। ठीक है, इसका टेन्योर 3 साल का होता है। अगेन मैंने बता दिया, ये डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन के सपोर्ट, मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट चाहिए वो डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन इनको प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो अब जो कमेटी बनाई गई है उसमें अगर आप मेंबर देखो, ये सारे मेंबर हैं एंड जो इसके करंट चेयरमैन है वो है एमके जैन। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि करंट स्टैंडिंग एक्सटर्नल एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन कौन है, मिस्टर एमके जैन। ठीक है, इस कमेटी का टेन्योर कितना होता है, 3 साल का होता है। इस तरह से आप देख सकते हो, SEAC विल बी फॉर 3 years। ठीक है, सो दैट इज इट गाइज। आई होप आपको ये न्यूज़ समझ में आ गई होगी। तो आगे चलते हैं। देन ये हमारे कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। अब हम आगे आते हैं। ऑक्शन, मनी सप्लाई फोर्टनाइट, आगे आते हैं। देन रिजल्ट ऑफ बाईबैक, स्टेटमेंट ऑफ पोजीशन, ओके, नॉट इम्पॉर्टेंट। मैं आई थिंक थोड़ा थक गया हूँ इसलिए ज़्यादा स्पीडली देख नहीं पा रहा हूँ ठीक है, देन डिटेल्स ऑफ वेरिएबल रेपो रेट,
ऑक्शन ऑफ सिक्योरिटीज, आरबीआई अनाउंसेस रेट ऑफ इंटरेस्ट, आरबीआई रिलीजेस एनुअल रिपोर्ट ऑफ ओम्बुड्समैन स्कीम। इसको अलग से ओपन कर लेते हैं। ठीक है, एक काम करता हूं, पहले सारे सर्कुलर्स अलग से ओपन कर लेता हूं। ठीक है, सुपर सेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड अपॉइंटमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर एवीएम। ओ सॉरी गाइस, अभी हमने एक सर्कुलर किया था ना, मतलब एक प्रेस रिलीज देखी थी जिसमें आरोहन के बारे में बात की थी। वो आरोहन नहीं, वो एवियन था। ठीक है, कि एवियन इंडिया हाउसिंग फाइनेंस को जो है उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हटा दिया है, वहाँ पे सीनियर बैंकर्स की कमेटी अपॉइंट कर दी है और उनको बोला कि भैया इसके खिलाफ मतलब आईबी इंसॉल्वेंसी आप प्रोसीड करो। ठीक है, तो वो एवियन इंडिया हाउसिंग फाइनेंस है। देन एक ये इंपॉर्टेंट है, मैनेज लिक्विडिटी कंडीशंस, इसके बारे में भी बात करेंगे। और कौन सा है, पब्लिशर्स पेमेंट एंड सिस्टम रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, इसके बारे में बात करेंगे। आरबीआई टू इंजेक्ट लिक्विडिटी, ये बेसिकली हमारा वही पार्ट हो गया, तो इसके बारे में बात अभी आगे चल के करेंगे। रेगुलेटरी सैंडबॉक्स ऑन टैप एप्लीकेशन ऑन द थीम रिटेल पेमेंट्स कंप्लीशन ऑफ टेस्ट फेज। ठीक है, तो रेगुलेटरी सैंडबॉक्स की इस बार की जो थीम थी उस पर जो एप्लीकेशंस आए थे उनका टेस्टिंग फेज हो गया है। ठीक है, आरबीआई का डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, एंड देन इंसॉल्वेंसी प्रोविजन, वही मैंने आपको बताया एवियन। ठीक है, देन पेनल्टीज नॉट इम्पॉर्टेंट, एंड ऑक्शन ऑफ लेंडिंग एंड डिपॉजिट रेट, मॉनेटरी पेनल्टी। अच्छा, ये दो इंपॉर्टेंट एजेंसीज है, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, क्योंकि पार्ट ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक है, तो इन पे पेनल्टी लगाई है। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक पे पेनल्टी लगाई है। तो ये थोड़े से बड़े नाम है। देखो कोऑपरेटिव अगर आप देखोगे बहुत सारे हैं, लेकिन स्मॉल फाइनेंस बैंक या किसी कमर्शियल बैंक पे पेनल्टी लगाई है तो वो थोड़ा सा देखने वाला होता है, क्योंकि वो मंथ में एक आधी न्यूज़ ही ऐसी होती है। तो इन दोनों की पेनल्टी आपको देखने वाली है, कितना क्वांटम है वो एक बार देख लेना, नहीं तो नोट्स में मैंने दिया हुआ है, पढ़ लेना। ठीक है, और रीज़न भी बताया हुआ है क्यों। ठीक है, बाकी और कोई मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग नहीं रहा, तो अब हम आ जाते हैं इन 3 सर्कुलर्स को ख़त्म करते हैं। अरे ये तो अपने नोट्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आरबीआई ओम्बुड्समैन रिपोर्ट। ठीक है, जल्दी से यहाँ पे आते हैं। ठीक है, 2021 में आरबीआई ओम्बुड्समैन स्कीम लॉन्च की गई थी। ठीक है, मतलब लॉन्च किया गई थी, 3 एग्जिस्टिंग स्कीम को मर्ज करके इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब आप जो अपनी कंप्लेन दे सकते हो तो वो आरबीआई के डेजिग्नेटेड ऑफिसेज है अंडर, जिनको हम बोलते हैं ऑफिस ऑफ आरबीआई ओम्बुड्समैन। ठीक है, या फिर आप सीआरपीसी जो इनका बेसिकली सेंटर है वहाँ पे आप कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हो, या फिर इनके कॉन्टैक्ट सेंटर भी है। ठीक है, तो मतलब जो ग्रीवेंसेस आरबीआई के पास आती हैं वो डेजिग्नेटेड ऑफिसेज में भी आ सकती हैं। देन इनका सेंट्रल रिसिप्ट एंड प्रोसेसिंग सेंटर है, विच इज बेसिकली आरबीआई चंडीगढ़ के बारे में बात करें, और मतलब देन कॉन्टैक्ट सेंटर। ठीक है, जो डेजिग्नेटेड ओम्बुड्समैन ऑफिसेज हैं वो 24 हैं इन टोटल। ठीक है, वैसे इसके ऊपर मैंने एक रिपोर्ट एक सेशन पूरा कर लिया था, नहीं देखा है तो एक बार देख लेना, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में रखूंगा, मेन पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा। ठीक है, वो वीडियो सेक्शन में आपको मिल जाएगा, नहीं तो मेरी फाइनेंस टॉक विद वीर सर एक प्लेलिस्ट है, उसमें आपको डिटेल में मिल जाएगा। वहाँ पे मैंने गलती भी की थी, मैंने ऑफिसेस 22 बताए थे, 24 हैं, तो अब करेक्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे बताया हुआ है कि बेसिकली पहली चीज़ टोटल कंप्लेंट्स। आप कंप्लेन आप ऑनलाइन भी दे सकते हो, फिजिकल फॉर्म में भी दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ऑनलाइन इनका पोर्टल है, आप वहाँ पे भी सबमिट कर सकते हो, नहीं तो फिजिकल फॉर्म में भी आप जाके कंप्लेन रजिस्टर करा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आरबीआई ने बेसिकली टोटल डाटा दिया हुआ है कि कितनी कंप्लेंट्स आई, कहाँ आई, मतलब ऑफिस में कितनी आई, सीआरपीसी पे कितनी आई, सीआरपीसी कह रहा हूँ मैं यार, हाँ सीआरपीसी, एंड जो हमारे कॉन्टैक्ट सेंटर है, कॉन्टैक्ट सेंटर इज बेसिकली कॉल्स, आईवीआर फैसिलिटी, तो उसके थ्रू टोटल कंप्लेंट्स कितनी आई और उसमें से कितनी कंप्लेंट्स हमने रिजॉल्व की, और अगर वो कंप्लेंट्स रिजॉल्व हो गई हैं तो उन कंप्लेंट्स के अगेंस्ट अगर अपील्स आई तो अपील्स कितनी आई। देखिए, इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम, ओम्बुड्समैन एक आरबीआई का अपॉइंटेड ऑफिशियल होता है जो कस्टमर्स की ग्रीवेंसेस देखता है। ठीक है, तो उनके पास तो कंप्लेंट्स आई, उन्होंने कंप्लेंट्स एड्रेस की, लेकिन हो सकता है कोई कस्टमर या कोई एंटिटी सेटिस्फाइड नहीं है उनके डिसीजन से, तो ओम्बुड्समैन के डिसीजन के अगेंस्ट भी एक अपील लाई करती है विद द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ठीक है, विद द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन चार्ज ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट। ठीक है, तो उनके पास आप अपील कर सकते हो, तो दैट इज द थिंग। तो उनके पास भी अगर अपील गई तो कितनी गई, तो वो सारा डाटा यहां पे इन्होंने दिया हुआ है। तो जैसे अगर मैं बात करूं टोटल कंप्लेंट्स कितनी आई, टोटल कंप्लेंट्स थी ऑलमोस्ट 9,34,000, जिनमें से 2,93,000 वर रिसीव्ड एट द ऑफिस, एंड जो हमारी 6,40,000 थी दे वर रिसीव्ड एट द सीआरपीसी। ठीक है, देन इनमें से अगर हम देखें तो जो ऑफिस में कंप्लेन आई उनमें 88% डिजिटल मोड से आई। ठीक है, सीएमएस पोर्टल के थ्रू,
एंड रेस्ट वर इन द फिजिकल फॉर्म। अब इनमें से जितनी कंप्लेन आई उनमें से मेजॉरिटी किसके अगेंस्ट थी वो भी यहाँ पे बताया गया है कि बैंक्स और एनबीएफसीज के अगेंस्ट थी। ठीक है, बैंक्स 82%, एनबीएफसीज 14%। और किस कैटेगरी के अंडर थी, तो लोन्स एंड एडवांसेस में सबसे ज्यादा वी कैन से कंप्लेंट्स थी 29%। ठीक है, देन जो हमारी ऑफिस ऑफ आरबीआई ओम्बुड्समैन था, उन्होंने जो टोटल आई वो थी 2,93, उनमें से 2,84,000 कंप्लेंट्स रिजॉल्व कर दी, ऑलमोस्ट 90+% जो था सक्सेस रेट था। ठीक है, अब इनमें से अगर आप देखो जो रिड्रेस की उनमें से 57% तो जेन्युइन कंप्लेन थी, 40% रिजेक्ट किया, मतलब उन्होंने कहा कि वो कोई कंप्लेन का ग्राउंड नहीं बनता था, तो ये भी यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है। और जो टोटल कंप्लेंट्स आई उसके ओम्बुड्समैन के अगेंस्ट कितनी अपील गई, 82। सोचो लाखों कंप्लेंट्स में से सिर्फ 82 विल गो, मतलब अपील्स आई फॉर ऑर्डर अगेंस्ट ओम्बुड्समैन, जिनमें से 72 जो थी वो इंडिविजुअल्स के द्वारा थी और 10 जो थी वो रेगुलेटेड एंटिटी के द्वारा थी, कि मतलब रेगुलेटेड एंटिटी भी कर सकती है ना यार, मुझे ओम्बुड्समैन का ये डिसीजन सही नहीं लग रहा, तो दैट इज द थिंग। फिर जो हमारा सीआरपीसी पे जो कंप्लेंट्स आई उसका डाटा इन्होंने बताया हुआ है, क्योंकि टोटल 9 लाख थी एंड उसमें से इतनी कंप्लेंट्स आई, तो उसका डाटा यहाँ पे रिजॉल्व किया गया है, बताया गया है। देन कॉन्टैक्ट सेंटर पे हमारी कितनी कंप्लेंट्स आई, उनमें से कितनी रेटिफाइड हुई, और कौन कौन सी लैंग्वेजेस, 10 रीजनल लैंग्वेजेस में भी आप कंप्लेन कर सकते हो, तो दैट इज अगेन अ फैसिलिटी, तो ये भी पॉइंट पता होना चाहिए। फिर पिछले 1 साल के अंदर ग्रीवेंसेस को इंप्रूव करने के लिए आरबीआई ने क्या स्टेप्स लिए हैं, तो लाइक उन्होंने 2 इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट सेंटर्स एस्टेब्लिश किए हैं भुवनेश्वर एंड कोचीन में। ठीक है, कमिटीज़ बनाई है टू रिव्यू द कस्टमर सर्विस स्टैंडर्ड्स। ठीक है, देन बुकलेट्स यहाँ पे पब्लिश की गई हैं, द अलर्ट फैमिली, बीवेयर इन मार्च 22, राजू एंड द 40 थीव्स, ताकि कस्टमर्स अवेयर हो, ग्रीवेंसेस ना आए, ठीक है, उनके साथ प्रॉब्लम ना हो। एंड इसके अलावा अवेयरनेस कैंपेन्स, 46 टाउन हॉल मीटिंग्स एंड 203 अवेयरनेस कैंपेन्स हैव बीन कंडक्टेड। तो ये पिछले 1-1.5 साल में जो यहाँ पे काम हुआ है वो यहाँ पे उसके बारे में उन्होंने बताया कि ग्रीवेंस रिगार्डिंग या अवेयरनेस रिगार्डिंग उन्होंने क्या क्या किया है। ठीक है, एंड देन क्या आगे किया जा सकता है, तो उसके बारे में यहाँ पे बेसिकली कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं कि देखो पहली चीज़ ये है कि हमें जो कंप्लेंट्स आती हैं उसको और कैसे इम्प्रूव, कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम को और कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, उसके बारे में सजेशंस दिया हुआ है। ठीक है, एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन मैट्रिक्स, जैसे हमारी चीज़ का इंडेक्स डेवलप करते हैं ना, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, उसी तरह कंज्यूमर प्रोटेक्शन असेसमेंट मैट्रिक्स भी हमें यहाँ पे डेवलप करना चाहिए। ठीक है, एक और चीज़ यहाँ पे ये है कि जो कंप्लेंट्स हैं दे आर मेजरली फ्रॉम द अर्बन सेंटर, क्या रूरल और सेमी अर्बन सेंटर्स में क्या सिचुएशन है उसके रिगार्डिंग हमें काम करना चाहिए। ठीक है, तो दीज आर सम ऑफ दी पॉइंट्स विच आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। तो डिस्क्रिप्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये देख सकते हो। ठीक है, तो ये थी आपकी आरबीआई ओम्बुड्समैन स्कीम, इसको हम करते हैं बंद, आरबीआई ओम्बुड्समैन रिपोर्ट। ठीक है, देन नेक्स्ट सर्कुलर की तरफ आते हैं। आरबीआई अनाउंसेस मेजर्स टू मैनेज लिक्विडिटी कंडीशन। देखिए क्या है आरबीआई की इस बार की मॉनेटरी फैब वाली, क्योंकि भला ही हम डाटा पुराना कर रहे हैं लेकिन मतलब समझो आप, क्योंकि हम करंट अफेयर में उसको कवर कर चुके हैं इसलिए बता रहा हूँ। आरबीआई की जो फेब मंथ की जो मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट था उसमें गवर्नर साहब ने क्लियरली बोला है कि दिसंबर ऑनवर्ड्स हम बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी क्रंच फेस कर रहे हैं, और इसी वजह से जनवरी में उन्होंने 3 मेजर इनिशिएटिव्स अनाउंस किए थे कि हम बैंकिंग सेक्टर में लिक्विडिटी इंजेक्ट करेंगे। और वो कैसे कैसे करेंगे, हम ओपन मार्केट ऑपरेशंस करेंगे, कितने के 60,000 करोड़ के। ठीक है, इन ए फेज वाइज मैनर। देन उन्होंने बोला हम 56 डेज का वेरिएबल रेपो रेट ऑक्शन करेंगे, जिसमें हम कितना फंड इंट्रोड्यूस करेंगे 50,000 करोड़ का। यूएसडी INR स्वैप करेंगे। ठीक है, तो ये मैं आपको न्यूज़ कवर करा चुका हूँ अगेन पहले ही, तो मुझे नहीं लगता इसमें अब आपको डाउट होगा, तो इसलिए आगे चल रहा हूँ। और ये क्यों किया जा रहा है मैंने उसका लॉजिक भी आप लोगों को बताया कि दिसंबर ऑनवर्ड्स जो लिक्विडिटी क्रंच बैंकिंग सिस्टम में चल रहा है, इसका एक सिग्निफिकेंट पैरामीटर आपका क्रेडिट डिपॉजिट रेशो भी है। बैंक्स अपने क्रेडिट जो अपने डिपॉजिट्स हैं उनको बहुत ही ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका क्रेडिट डिपॉजिट रेशो जो है वो 81%, ऑलमोस्ट 80.8% के आसपास पहुंच चुका है, जो कि जनरली हमारा 70, थोड़ा सा डाउन साइड होना चाहिए, 70-75 के आसपास। ठीक है, सो दैट इज़ द थिंग। चलिए नेक्स्ट आते हैं। इवन कॉल रेट्स जो हैं वो थोड़े से हायर साइड चल रहे थे। चलिए देन इसके बाद पेमेंट सिस्टम रिपोर्ट, काफ़ी अच्छी रिपोर्ट है। अगेन मैं इसको बोलूँगा दोस्तों कि ये डिस्क्रिप्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाँ कुछ ऑब्जेक्टिव भी यहाँ पे बन सकते हैं। इसको बताने से पहले मैं एक लास्ट सर्कुलर है उसको और ख़त्म कर दूँ, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स से रिलेटेड। ठीक है, रीज़न बीइंग पेमेंट रिपोर्ट को फिर ख़त्म करेंगे तो हमारा पूरा वेबसाइट ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे पहले ये डिजिटल पेमेंट इंडेक्स छोटी सी न्यूज़ है। ठीक है, 2000 बेसिकली
2021 से हम इसको पब्लिश कर रहे हैं। ये बेसिकली आपका डिजिटल पेमेंट्स में क्या इंप्रूवमेंट है उसको ट्रेस करता है। तो इसका बेस ईयर है 2018, उसको 100 एज ए बेस मार्क दिया हुआ है। और करंट वैल्यू देखें तो इट इज़, सितंबर का डाटा देखें तो इट इज़ 465.33। तो ये जो डाटा है ये यहाँ पे आपका 6 मंथ के बेसिस पे पब्लिश किया जाता है, ठीक है। ये जो इंडेक्स है, और यहाँ पे आप देखो तो काफ़ी ज़्यादा, अगर हम 2021 बेस ईयर के कंपैरिजन में देखें तो ऑलमोस्ट 4 टाइम्स डिजिटल पेमेंट्स में इंप्रूवमेंट हुआ है, सिर्फ अगर हम इससे देखें। अब ये इंडेक्स प्रिपेयर कैसे किया जाता है, तो इंडेक्स को प्रिपेयर करने के 5 मेजर पैरामीटर्स हैं जिस पे स्कोर दिया जाता है, ठीक है। मैं आपको एक बार वो चलिए अपने नोट्स में से ही दिखा देता हूँ ठीक है। वन सेकेंड, ये रहा। तो 5 मेजर पैरामीटर्स हैं। पहला है पेमेंट एनेबलर्स। पेमेंट एनेबलर्स जो कि पेमेंट को अनेबल कराते हैं, जैसे इंटरनेट फैसिलिटी, मोबाइल फैसिलिटी एंड ऑल। उसके बाद पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, डिमांड साइड, कि आपके जो फैक्टर्स डिमांड क्रिएट करते हैं पेमेंट करने के लिए, लाइक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ठीक है, जो शो करते हैं कि देयर इज ए डिमांड, ठीक है। देन सप्लाई साइड, आपके पॉइंट ऑफ सेल मशीन जहां पेमेंट करने के लिए जरूरत पड़ती है, बैंक ब्रांचेस, एटीएम्स एंड ऑल, ठीक है। देन आपका पेमेंट परफॉर्मेंस, की जो हम पेमेंट कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, तो वो हम मेजर करते हैं। एंड कस्टमर सेंट्रिसिटी, बेसिकली फ्रॉड्स कितने आ रहे हैं, कस्टमर सेंट्रिक हमारे प्रोडक्ट्स हैं कि नहीं है, फ्रॉड्स, पेमेंट डिक्लाइन तो नहीं हो रहे, उनका कितना रेशो है, ठीक है। सो दैट इज द थिंग। तो इन 5 इंडिसेस का एक बेसिकली स्कोर अराइव किया जाता है, और इन 5 इंडिसेस के अपने वेटेज हैं। तो वेटेज आपको याद होनी चाहिए। वेटेज कितनी है, पेमेंट एनेबलर्स का वेटेज है 25%, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का 10%, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई साइड का 15%, पेमेंट परफॉर्मेंस 45%, कस्टमर सेंट्रिसिटी 5%। इस पर एक बार क्वेश्चन आई थिंक आया हुआ है आरबीआई में, शायद फेज 1 के अंदर, कि ये वेटेज पूछा गया था, ठीक है। तो उसके बेसिस पे स्कोर कंपाइल किया जाता है, और ये जो वैल्यू होती है ये इस तरह से कैलकुलेट की जाती है। तो दिस इज अबाउट डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, basically monitors the extent of digital payments in the country। अब आते हैं हम डिजिटल पेमेंट सिस्टम रिपोर्ट, पहला एडिशन दिसंबर ठीक है। मतलब ये क्या है, हर 6 मंथ्स में ये रिपोर्ट पब्लिश होगी। दिस वाज लाइक इनॉग्रल एडिशन। तो ये पेमेंट्स सिस्टम से रिलेटेड यहाँ पे रिपोर्ट आई है। तो मे बी जो नेक्स्ट एडिशन आएगा वो और भी अच्छा, मे बी एग्जाम ओरिएंटेड रहे, और अगर नहीं आता तो इसको ही हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसके पहले कुछ देखो, पहली चीज़ इसमें रिपोर्ट के अंदर क्या है कि जो हमारे डिफरेंट पेमेंट सॉल्यूशंस हैं, पहली चीज़ में बात की हुई है कि लीगल बेसिस क्या है पेमेंट का। तो अगर आप देखो, जो हमारा पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट है वो आरबीआई को अथॉरिटी प्रोवाइड करता है टू मैनेज द एंटायर पेमेंट सिस्टम। उसके अंडर जो भी रेगुलेटेड एंटिटी है उनको लाइसेंस देना, उनको रेगुलेट करना, उनके रिगार्डिंग गाइडलाइंस देना, ये सारी पावर किसके पास है, आरबीआई के पास। और आरबीआई के अंदर भी अगर हम देखें, देयर इज ए प्रॉपर बोर्ड फॉर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम इन द कंट्री, जिसका कंपोजिशन के बारे में भी यहाँ पे इन्होंने बात की हुई है, जिसमें गवर्नर साहब होते हैं, डेप्यूटी गवर्नर साहब होते हैं, अदर आरबीआई ऑफिशियल्स होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर और परमानेंट इन्वाइटी और टेम्परेरी इन्वाइटी भी हो सकते हैं। तो वो कंपोजिशन के बारे में इस रिपोर्ट के अंदर बात की हुई है। देन इस रिपोर्ट के अंदर जो हमारे डिफरेंट डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशंस हैं उनके बारे में बात की हुई है, या डिफरेंट पेमेंट सॉल्यूशंस में जो है उनके बारे में बात की हुई है, जैसे चेक ट्रंकेशन सिस्टम, यूपीआई, आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, ठीक है, भारत बिल पेमेंट सिस्टम। तो जितने भी हमारे मतलब बेसिकली एनईटीसी, देन अगर हम बात करें नीफ्ट एंड ऑल, ठीक है, आरटीजीएस, तो सबके बारे में यहाँ पे बात की हुई है। देन यूपीआई का स्पेसिफिक यहाँ पे एक मेंशन है। यूपीआई में जो मेजर प्रोडक्ट्स इवॉल्व, मतलब मेजर जो अपडेट्स आए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, पूरी यूपीआई की एक तरह से हिस्ट्री को ट्रेस किया गया है, यूपीआई रिलेटेड डाटा को यहाँ पे शेयर किया गया है, ठीक है। एंड देन इसमें पेमेंट सिस्टम में जो रिसेंटली इंडिया ने जो कंट्रीब्यूशन किया है, या इंडिया ने जो इंप्रूवमेंट किए हैं, एंड इंटरनेशनली पेमेंट सिस्टम में देखिए क्या है कि पेमेंट सिस्टम में इंप्रूवमेंट होगा तो जो हमारी इंटरनेशनल पेमेंट्स हैं उनकी कॉस्ट डाउन आएगी, विच इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव अंडर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कहते हैं कि अगर हमें एक कंट्री से दूसरी कंट्री रेमिटेंस करना है तो उसकी जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो मैक्सिमम 3% होनी चाहिए, लेकिन अगर हम देखें तो इट इज़ वे हायर देन दैट, एंड इन सम सिनेरियो इट इज़ इवन अप टू इवन इन 2 डिजिट्स, ठीक है। उसके बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दूंगा। तो उसके रिगार्डिंग क्या स्टेप्स ले रहा है इंडिया, कैसे इंटरनेशनलाइज कर रहा है अपने क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स को, कैसे इंप्रूव कर रहा है, उसके बारे में यहाँ पे इस रिपोर्ट ने जिक्र किया हुआ है। तो ये रिपोर्ट टू एन एक्सटेंट डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब मैं जरा इसको थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेता हूं। तो देखो, पहले तो ओवरव्यू हो गया, यहाँ पे इन्होंने मेजर फैक्ट्स के बारे में बात की हुई है, तो वो मेजर फैक्ट्स मैंने यहाँ पे रिपोर्ट में आपको दे रखे हैं, ठीक है, मैं आपको दे देता हूँ।
अब इतने फैक्ट्स मैं तो याद रख नहीं सकता था, तो मैंने, ठीक है, यहाँ पे आपको प्रोवाइड किए हुए हैं जो मेजर है। देखो बहुत सारे नहीं, सिर्फ मेजर पॉइंट्स मैंने आपको दिए हुए हैं। थोड़ी सी लेंदी रिपोर्ट है लेकिन इट इज़ वर्दी टू रीड, इट इज़ वर्दी, ट्रस्ट मी, आपको मज़ा आएगा जब आप इसको पढ़ोगे ना, जिस वे में मैंने कंपाइल की हुई है, ठीक है। लाइक डिजिटल पेमेंट्स इन इंडिया हैव सर्ज 100-fold फ्रॉम 162 करोड़ इन 2012-13 टू 16,000 करोड़ ट्रांजेक्शन्स इन फाइनेंशियल 24, ठीक है। आरबीआई डिजिटल पेमेंट इंडेक्स हैज ग्रोन 4 times इन द लास्ट 6 years, ठीक है, जिसके बारे में हमने अभी बात की थी, ठीक है। डिजिटल पेमेंट इंडेक्स मैंने रैंडमली बोल दिया था, इन्होंने डाटा कोट किया हुआ है। फिर वो रेगुलेशन एंड गवर्नेंस हो गया, ठीक है। जो रेगुलेशन आरबीआई का रेगुलेशन है उसके अंदर बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन है, उसके मेंबर्स के बारे में डिटेल आ गया। देन अब रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं। रिपोर्ट में इन्होंने क्या बात की हुई है, जो हमारे डिफरेंट पेमेंट सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, ये जो हमारे डिफरेंट पेमेंट सॉल्यूशंस है, कब ये स्टार्ट हुए, ठीक है। अगर आप देखोगे, जैसे अगर हम बात करें, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस इन 2004, इसके अंदर आप 2 लाख से ऊपर के ट्रांजैक्शन कर सकते हो। इंडिया के अंदर अगर हम देखें, सबसे ज्यादा जो वैल्यू ट्रांजैक्शंस की होती है वो आरटीजीएस की होती है। वॉल्यूम में यूपीआई आता है लेकिन वैल्यू के अंदर आरटीजीएस आता है, तो दैट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। तो वो सारा यहाँ पे बताया हुआ। निफ्ट, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, कार्ड्स, चेक ट्रंकेशन सिस्टम, जो हमारा नया चेक ट्रंकेशन सिस्टम है, सीटीएस 2010 स्टैंडर्ड्स, ठीक है, तो उसके बारे में जिक्र किया हुआ है। प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जिक्र किया हुआ है, ठीक है। इमीडिएट आईएमपीएस, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, नाच, ठीक है। तो जो हमारे डिफरेंट डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन, डिफरेंट पेमेंट सॉल्यूशंस हमारे पास अवेलेबल है, उनका टोटल वॉल्यूम कितना है और टोटल वैल्यू कितनी है। जैसे मैंने आपको बोला, वॉल्यूम में अगर हम देखें तो यूपीआई है, लेकिन वैल्यू में अगर आप देखो तो आरटीजीएस है, ठीक है। सो दैट इज द थिंग, बाकी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देन जो रिसेंट मेजर रेगुलेटरी डेवलपमेंट्स पेमेंट सिस्टम में किए हैं, लाइक रेगुलेशन ऑफ इंटरमीडियरीज इन द पेमेंट इकोसिस्टम, लाइक पेमेंट एग्रीगेटर्स के लाइसेंस एंड ऑल, ठीक है, पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स, तो उनके बारे में जो रिसेंट इनिशिएटिव्स लिए हैं। देन कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन, अगर आज की डेट में हम देखें तो 98% जो हमारे ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन होते हैं उसमें कार्ड टोकनाइजेशन होता है। मतलब एक टोकन, एक बेसिकली एक वर्चुअल आईडी असाइन हो जाती है आपके कार्ड को, और आपके कार्ड का क्रूशियल डाटा कहीं भी शेयर नहीं होता, ठीक है। सो दैट इज एन इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव जो फ्रॉड्स वगैरह से प्रिवेंट करता है, ठीक है। अरेंजमेंट विद कार्ड नेटवर्क्स, अब आप चूज कर सकते हो आपको किस कार्ड नेटवर्क का कार्ड चाहिए, रुपे, मास्टर, वीजा, जो भी आपको चाहिए वो आप चूज कर सकते हो, ठीक है। देन TREDS प्लेटफॉर्म, इसको हम कई बार डिस्कशन कर चुके हैं, इसके लाइसेंसिंग में भी हम डिस्कशन कर चुके हैं। मल्टीपल एंटिटीज, इनमें जो इंप्रूवमेंट आया है, ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ प्लस मंथली अब यहाँ पे TREDS डिस्काउंटिंग होती है। सो दैट इज द थिंग। ई-रूपी वाउचर के बारे में, PIDF स्कीम के बारे में, ठीक है। तो अगेन आई वुड से यार देखो, ये कोई इनिशिएटिव ऐसे नहीं है जो आपको नहीं पता है, और ये मैं इसके ऊपर पहले भी कवर कर चुका हूं, तो इसलिए मैं फास्ट फॉरवर्ड में बता रहा हूं। बाकी ये यूपीआई रिलेटेड आपको ये डाटा वगैरह ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्रस्ट मी, इसको ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए जो लेटेस्ट NPCI की वेबसाइट पर जो डाटा आता है, वैल्यू एंड वॉल्यूम, बस उतना याद रखना है, ठीक है। एग्जाम ओरिएंटेड ये डाटा हमारे लिए नहीं है। फिर भी मैंने यहाँ पर रिपोर्ट में अगर आप देखोगे तो 2 चार्ट डाले हुए हैं, अगर आप देखोगे मैं आपको दिखा देता हूं। ये 2 चार्ट डाले। देन यूपीआई में जो मेजर इवोल्यूशन आया 2016 में, ये इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है। देन यूपीआई ऑटो पे यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ। देन आपका यूपीआई लाइट यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ। यूपीआई 1, 2, 3 पे जो यूपीआई रिलेटेड डिफरेंट, बेसिकली NPCI ने जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डिफरेंट प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, उनके बारे में एक पूरी हिस्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अब जैसे यूपीआई लाइट एक्स है, ठीक है, लाइट एक्स में अभी रिसेंट चेंजेस किए गए हैं। यूपीआई लाइट में बेसिकली चेंजेस किए गए हैं, जो लिमिट्स यहाँ पे बढ़ाई गई हैं, 500 से 1000 एंड 2000 से 5000, ठीक है। तो वो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। देन क्रॉस बॉर्डर पेमेंट, जिसके बारे में बात कर रहा था, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स में क्या इंप्रूवमेंट लिए हैं, ठीक है। जो मैं कॉस्ट ऑफ रेमिटेंस के बारे में बात कर रहा था, तो जो इंटरनेशनल सिनेरियो है वो क्या है, आइडल सिनेरियो है वो 3% का जो टारगेट है वो, और इंडिया की क्या सिचुएशन है। तो इंडिया के देखिए मल्टीपल पेमेंट कॉरिडोर्स हैं। अगर हम देखें, हम सिंगापुर के थ्रू अगर पेमेंट करते हैं तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट 13% तक हो जाती है। वहीं अगर हम देखें नेपाल तो बहुत कम हो जाती है, मलेशिया बहुत कम हो जाती है 2.2, ठीक है। तो इट्स लाइक हमें इन चीज़ों पे काम करने की जरूरत है। इसीलिए अगर आप देखो यूपीआई पे नाउ सिंगापुर के साथ हमने टाई अप किया है, मे बी टू रिड्यूस क्रॉस बॉर्डर पेमेंट की जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो कम करने के लिए, ठीक है। दैट इज द थिंग।
देन इंडिया जो यहाँ पे टाई अप कर रहा है डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ, उसके बारे में जिक्र किया हुआ है रिपोर्ट में। प्रोजेक्ट नेक्सस जो हम एशियन कंट्रीज़ के साथ कर रहे हैं अगेन फॉर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स, ठीक है। सो वो सारे यहाँ पे मेंशन्ड है। देन रुपए को इंटरनेशनलाइज करने के लिए जो INPCI ने इनिशिएटिव लिए हैं उसके बारे में यहाँ पे जिक्र है, ठीक है। तो दिस इज़ द थिंग। तो ये आपकी पूरी रिपोर्ट है दोस्तों। तो मैं इसको कहूँगा एक बार आप रीड करो, ठीक है। आप इसको एक बार रीड करो, बड़ा मज़ा आएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। यू विल गेट अ गुड आइडिया अबाउट द पेमेंट सिस्टम इन द कंट्री। स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, और करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, स्टैटिक, ऑब्जेक्टिव एज वेल एज डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। तो मैं एक बार कहूँगा कि इस रिपोर्ट को एक बार थोड़ा सा टाइम दो। हाँ देखिए, वैसे तो बहुत बड़ी थी लेकिन मैंने इसको कंपाइल कर दिया आप लोगों के लिए, बहुत छोटे उसमें, तो प्लीज़ एक बार इसको रीड ज़रूर करना। सो दैट्स इट गाइस, इतना ही है RBI की वेबसाइट में और आज के सेशन में। आई होप ये जो सेशन है आपको पसंद आया हो, और इसी के साथ मैं यहाँ पे सेशन करूँगा रैप अप। ये वाली फाइल चाहिए तो मैंने आपको बता दिया कैसे एक्सेस कर सकते हैं, और अगर आप इसको एक्सेस कर पाते तो मैं आपको कहूँगा कि लास्ट में मेरे कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इनको आप यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक करोगे तो इनको एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पे मेरे साथ जुड़ पाओगे, ठीक है। मेरे को फिर डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हो, नहीं तो ये ऐप है, ऐप के ऊपर आपको कम्युनिटी सेक्शन में ग्रुप मिल जाएगा, यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। तो दिस इज़ इट। और सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, और चाहते हो इस तरह के सेशंस, मंथली कंपाइलेशंस ऑफ RBI वेबसाइट कंप्लीट 360, तो थोड़ा सा इंकरेज करना तो बनता है, थोड़ी मेहनत लगती है यार, देखो, ठीक है। सो दैट्स इट गाइस, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव फन।